नमस्कार साथियों, उत्थान प्रसंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी 2023-24 को हम लोग टारगेट किए हैं, है ना, प्री एग्जामिनेशन के लिए। तो मैं बात करूंगा कि जो स्टेट पीसीएस के सभी क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, है ना, तो मैंने उनको इंक्लूड किया है। और ये इतिहास की 9वीं वीडियो है। आपने 8 वीडियो नहीं देखी है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। ये प्राचीन इतिहास है। इसमें इसका जो टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। हालांकि ये टॉपिक बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब इसमें पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर से पता चलता है, तो इसको मैंने इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें लगभग मान के चलो कि 100 से ऊपर ही क्वेश्चंस हैं। तो कृपया धैर्य बना के ही वीडियो देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बाद में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। विकल्प ये है कनिष्क द्वारा, विकल्प बी है हर्ष द्वारा, और विकल्प सी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और विकल्प डी है समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। इससे संबंधित डिटेल आप आराम से पढ़ लेना, क्योंकि टाइम बहुत कम है ना, और 14 तारीख को पेपर है, इसलिए मतलब मई में पेपर है, तो इसलिए क्योंकि हमको जल्दी से जल्दी इन मतलब वीडियो को बना के आपको देना है। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राज्यवंश है। विकल्प ये है गुप्त, विकल्प बी है मौर्य, विकल्प सी है वर्धन, विकल्प डी है कुषाण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य। इससे संबंधित डिटेल को पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3 है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। वह है विकल्प ए है भाष्य, विकल्प बी है शूद्रक, और विकल्प बी है विशाखदत्त, और विकल्प डी है विकल्प सी है विशाखदत्त, और विकल्प डी है अश्वघोष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशाखदत्त, है ना। इससे संबंधित डिटेल आप पढ़ लेना, है ना। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस, है ना, लिखी है, तो ये चीज़ है। अगला प्रश्न है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था। विकल्प ये है चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प बी है चंद्रगुप्त प्रथम, और विकल्प सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, और विकल्प डी है समुद्रगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इससे संबंधित डिटेल आप पढ़ सकते हो। और प्रश्न संख्या 5वां है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। विकल्प ये है विलियम जोन्स, विकल्प बी है वी स्मिथ, और विकल्प सी है आर के मुखर्जी, और विकल्प डी है आर भंडारकर। तो इसका करेक्ट डी आर भंडारकर मतलब ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। इससे संबंधित डिटेल पहले से है ना, अगले वाले व्याख्या में था। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किसने सेंड्रोटोकस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। विकल्प ये है प्लिनी, और विकल्प बी है जस्टिन, और विकल्प सी है स्ट्रैबो, और विकल्प डी है मेगास्थनीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिन, है ना। तो फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 7वां है, कौटिल्य प्रधानमंत्री थे। विकल्प ये है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, विकल्प बी है अशोक के, विकल्प सी है चंद्रगुप्त मौर्य के, और विकल्प डी है राजा जनक के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, है ना। इससे संबंधित डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 8वां है, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे। विकल्प ए है अजय, विकल्प बी है चाणक्य, विकल्प सी है विष्णुगुप्त, और विकल्प डी है देवगुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। इससे संबंधित डिटेल आराम से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, चाणक्य का अन्य नाम था। विकल्प ये है भट्टास्वामी, विकल्प बी है विष्णुगुप्त, और विकल्प सी है राजशेखर, और विकल्प डी है विशाखदत्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, है ना। तो फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। विकल्प ये है चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में, और विकल्प बी है आत्मकथा, विकल्प सी है चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास, और विकल्प सी है शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शासन के सिद्धांतों की पुस्तक, है ना। इससे संबंधित डिटेल आराम से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि टाइम के अभाव की वजह से मैं व्याख्या को नहीं पढ़ता हूँ। फिर प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से राज्य के साप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंक कौन था। विकल्प ये है जनपद, विकल्प बी है दुर्ग, विकल्प सी है मित्र, और विकल्प डी है कोश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मित्र। इससे संबंधित डिटेल आराम से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 12 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। विकल्प ये है आर्थिक जीवन, विकल्प बी है राजनीतिक नीतियाँ, और विकल्प सी है धार्मिक जीवन, और विकल्प डी है सामाजिक जीवन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक नीतियाँ। इससे संबंधित डिटेल आप पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा रही है। विकल्प ये है कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, और विकल्प बी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, और विकल्प सी है वात्सायन का कामसूत्रा, और विकल्प डी है तिरुवल्लुर का तिरुकुट्टुरल।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौटिल्य का अर्थशास्त्र। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया? विकल्प ये है चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प बी है बिंदुसार, विकल्प सी है अशोक, विकल्प डी है कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना बिंदुसार। इससे संबंधित डिटेल आराम से आप पढ़ सकते हो। और प्रश्न संख्या 15 है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। विकल्प ये है ईंटों का, विकल्प बी है पत्थर का, विकल्प सी है लकड़ी का और विकल्प डी है मिट्टी का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लकड़ी का। इससे संबंधित डिटेल आराम से आप पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 16 है, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुन्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं? विकल्प ये है वैशाली, विकल्प बी है पाटलिपुत्र, विकल्प सी है कपिलवस्तु, विकल्प डी है श्रावस्ती। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। और फिर उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है, बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था। विकल्प ये है कपिलवस्तु का, विकल्प बी है पाटलिपुत्र का, विकल्प सी है श्रावस्ती का और विकल्प डी है वाराणसी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का, है ना। इससे संबंधित डिटेल आप पढ़ सकते हो। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? विकल्प ये है अशोक, विकल्प बी है चंद्रगुप्त, विकल्प सी है बिंदुसार, विकल्प डी है कुणाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, है ना। इसी संबंधित डिटेल आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 19 है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता? विकल्प ये है हर्ष, विकल्प बी है स्कंदगुप्त, विकल्प सी है विक्रमादित्य और विकल्प डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इससे संबंधित डिटेल आराम से पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था है? विकल्प ये है कलिंग शिलालेख, विकल्प बी है अशोक का गिरनार शिलालेख और विकल्प सी है रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख और विकल्प डी है अशोक का शोपारा शिलालेख। तो इससे संबंधित इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन सी है, यानी कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। इससे संबंधित डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हो। प्रश्न संख्या 21, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है। विकल्प ये है ग्रीक विवरणों से और विकल्प बी है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से और विकल्प सी है जैन परंपरा से और विकल्प डी है अशोक के स्तंभलेख सेकंड से, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से, शिला अभिलेख से ये चीज़ें जानकारी मिलती हैं, है ना। फिर अगले प्रश्न में जिनके प्रश्न संख्या 22 है, सेलुकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था को किस भारतीय राजा ने हराया था? विकल्प ये है समुद्रगुप्त, विकल्प बी है अशोक, विकल्प सी है बिंदुसार और विकल्प डी है चंद्रगुप्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त, है ना। अब इससे संबंधित डिटेल आराम से आप पढ़ सकते हो। प्रश्न संख्या 30 है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया? विकल्प ये है 317 ईसा पूर्व, विकल्प बी है 315 ईसा पूर्व, विकल्प सी है 305 ईसा पूर्व, विकल्प डी है 300 ईसा पूर्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 305 ईसा पूर्व। अगले प्रश्न संख्या 24 है, एक मानचित्र मतलब दिया गया मानचित्र संबंधित है, बताना है आपको। एक मानचित्र दिया गया इसमें और इसके ऑप्शन इस तरीके से दर्शाए गए हैं, देख लीजिए। पहला इसमें दिखाया गया है कि कनिष्क से उसकी मृत्यु के समय, और ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त से उसके दक्षिणी भारत अभियान के उपरांत, और सी ऑप्शन दिखाया गया है अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, और डी ऑप्शन हर्ष के राज्यारोहण के अवसर पर थानेश्वर के साम्राज्य से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, है ना। तो इसमें दिखाई गई है मैप में। अब इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। और फिर अगले प्रश्न संख्या 25 है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजधर्म की स्थापना की? विकल्प ये है अशोक, विकल्प बी है अकबर, विकल्प सी है रणजीत सिंह और विकल्प डी है शिवाजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक। इससे संबंधित डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हो, है ना। फिर अगले प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? विकल्प ये है अफगानिस्तान, विकल्प बी है बिहार और विकल्प सी है श्रीलंका, विकल्प डी है कलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। इससे संबंधित डिटेल आप पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न संख्या है 27, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? विकल्प ये है तृतीय मुख्य शिलालेख और विकल्प बी है द्वितीय मुख्य शिलालेख और विकल्प सी है नौवां मुख्य शिलालेख और विकल्प डी है प्रथम स्तंभ अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्वितीय मुख्य शिलालेख। इससे संबंधित डिटेल आप आराम से पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 28 है, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था? विकल्प ये है अशोक ने, विकल्प बी है चंद्रगुप्त मौर्य ने और विकल्प सी है भगवान महावीर ने और विकल्प डी है धनवंतरी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक ने। इससे संबंधित डिटेल आराम से आप पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 29, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म
में आस्था नहीं छोड़ी, ये इसका प्रमाण है कि बताना है। पहला तीर्थ यात्रा, दूसरा मोक्ष में विश्वास, और सी ऑप्शन है देवनाम प्रिय की उपाधि, और डी ऑप्शन है पशु चिकित्सालय खोले, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है देवनाम प्रिय, है ना, इनका नाम मिलता है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हो, है ना। फिर अगले प्रश्न संख्या है 30। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है? विकल्प ये मतलब इसमें कूट दिया गया है। एक पहला है अशोक के अभिलेख, दूसरा है दीपवंश, और तीसरा है महावंश, और चौथा है दिव्यदान। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चयन करिए कि मतलब कौन कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि दीपवंश और महावंश, है ना। इसे हमारी डिटेल आराम से आप पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न संख्या 31 है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? विकल्प ये है मगध, विकल्प बी है पाटलिपुत्र, विकल्प सी है समस्तीपुर, विकल्प डी है राजगृह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। इससे संबंधित डिटेल आपने पहले ही मतलब पढ़ा था। फिर अगले प्रश्न संख्या 32 है। निम्नलिखित मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे? इसमें बताना कौन कौन थे। पहला चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा बिंबिसार, चौथा दशरथ। तो कूट दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 4, यानी कि अशोक और दशरथ, है ना। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ सकते हो। और प्रश्न संख्या 33 है। रज्जुक थे बताना है। तो विकल्प ये है चोल राज्य में व्यापारी, विकल्प बी है मौर्य शासन में अधिकारी, और विकल्प सी है चंद्रगुप्त मौर्य में सामंत वर्ग, और विकल्प डी है शक सेना में अधिकारी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मौर्य शासन में अधिकारी, है ना। इससे संबंधित डिटेल आराम से पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न संख्या है 34। हाँ, सार्थवाह किसे कहते? विकल्प ये है दलालों को, विकल्प बी है व्यापारियों के काफिले को, विकल्प सी है महाजनों को, और विकल्प डी है तीर्थ यात्रियों को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दलालों को, है ना। इससे संबंधित डिटेल पढ़ सकते हो। प्रश्न संख्या 35 है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? विकल्प ये है अग्रहरिका, और विकल्प बी है युक्त, और विकल्प सी है प्रादेशिक, और विकल्प डी है राजयुक्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, यानी कि अग्रहरिका। तो इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ सकते हो। प्रश्न संख्या 36 है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था? विकल्प ये है हर्षवर्धन ने, विकल्प बी है अशोक ने, विकल्प सी है चंद्रगुप्त मौर्य ने, विकल्प डी है कनिष्क ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अशोक ने, है ना। इससे संबंधित डिटेल को पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न संख्या 37 है। निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? विकल्प ये है अमरावती, विकल्प बी है भरहुत, विकल्प सी है सांची, विकल्प डी है सारनाथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सांची। इससे संबंधित डिटेल को आप पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न संख्या 38 है। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? विकल्प ये है बिंबिसार, विकल्प बी है अशोक, विकल्प सी है हर्षवर्धन, और विकल्प डी है पुष्यमित्र, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक, है ना। इससे संबंधित डिटेल आपने पढ़ा भी होगा, हालांकि मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ ताकि आप वीडियो को अच्छे से पढ़ सको, है ना। ये देख लीजिए, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, है ना। फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 39। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? विकल्प ये है चंद्रगुप्त, विकल्प बी है कौटिल्य, और विकल्प सी है गौतम बुद्ध, विकल्प डी है अशोक। तो करेक्ट आंसर है अशोक, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 40 है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए मतलब कूट का सही उत्तर चयन करके बताना है ना। तो एक तरफ ये दिया गया है ABCD करके है, और एक तरफ उसके जो भी हैं जो स्मारक दिए गए हैं। तो कौशाम्बी उसके सामने लिखा गया है, धूमेक स्तूप कुशीनगर के सामने लिखा गया है, घोषिताराम मठ और सारनाथ के सामने लिखा गया है रानाभर स्तूप, और श्रावस्ती के सामने लिखा गया है सहेत महत। तो उसको पहले बताना है कि मतलब ए का कौन सा सही है, बी का कौन सा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब ए का दूसरा हो जाएगा, यानी कि जो कौशाम्बी है यहाँ पे घोषितराम मठ मतलब है, और बी का तीसरा यानी कि जो कुशीनगर है इसमें रानाभर स्तूप है ना। और उसके बाद में जो सी यानी सी का पहला यानी जो सारनाथ है ये धमेख स्तूप है, और श्रावस्ती जो है यहाँ पर सहेत महत है ना। तो इसे मैंने लिख भी दिया है, आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। कौशाम्बी घोषिताराम मठ और कुशीनगर रानाभर स्तूप और सारनाथ धमेख स्तूप श्रावस्ती सहेत महत है ना। तो आपने पढ़ा भी होगा। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 41 है। तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग का अनुगमन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट दिया गया है, मतलब पहला है गया यानी बिहार में जो है, कपिलवस्तु, कुशीनगर, सारनाथ, लुम्बिनी और श्रावस्ती। तो ये कहाँ कहाँ गए थे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि कहाँ गए थे, गया गए थे, उसके बाद में कुशीनगर गए थे, उसके बाद में सारनाथ लुम्बिनी गए थे, उसके बाद में कपिलवस्तु गए थे, उसके बाद में सारनाथ गए थे, फिर लास्ट में जो है श्रावस्ती गए थे, है ना। अब इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। और प्रश्न संख्या 42 है। अशोक के शिलालेखों में
प्रयुक्त भाषा है? विकल्प ये है संस्कृत, विकल्प बी है प्राकृत, विकल्प सी है पाली, विकल्प डी है हिंदी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृत, है ना। इसको आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगले प्रश्न संख्या है 43। निम्नांकित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? विकल्प ये है कालसी, विकल्प बी है गिरनार, विकल्प सी है शाहबाजगढ़ी, विकल्प डी है मेरठ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहबाजगढ़ी, है ना। फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या है 44। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? विकल्प ये है पाली, विकल्प बी है संस्कृत, विकल्प सी है प्राकृत, विकल्प डी है ब्राह्मी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि पहले पढ़ाई होगा। अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या 45 है। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया? विकल्प ये है पत्थर की पट्टियों पर, विकल्प बी है मोहरों पर, विकल्प सी है स्तंभों पर, विकल्प बी है सिक्कों पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पत्थर की पट्टियों पर। इससे संबंधित डिटेल आराम से आप पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न के प्रश्न संख्या 46 है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? विकल्प ये है बुहलर, और विकल्प बी है रॉबर्ट सेलेब, और विकल्प सी है जेम्स प्रिंसेप, और विकल्प डी है कॉन्ड्रिगंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, है ना। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ सकते हो। प्रश्न संख्या 47 है। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था? विकल्प ये है जेम्स प्रिंसेप ने, और विकल्प बी है जॉर्ज व्हीलर ने, और विकल्प सी है विंसेंट स्मिथ ने, और विकल्प डी है अहमद खान डानी ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। उसके बाद में अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 48। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? विकल्प ये है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, विकल्प बी है A.H. दानी ने, और विकल्प सी है जेम्स प्रिंसेप ने, और विकल्प डी है व्हीलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 49। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था? विकल्प ये है जॉन टावर, और विकल्प बी है हैरी स्मिथ, विकल्प सी है चार्ल्स मेटकॉफ, और विकल्प डी है जेम्स प्रिंसेप। तो करेक्ट आंसर है जेम्स प्रिंसेप, है ना। उसके बाद में अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 50 है। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया? विकल्प ये है जॉर्ज बुहर, और विकल्प बी है जेम्स प्रिंसेप, और विकल्प सी है मैक्स मूलर, और विकल्प डी है विलियम जोन्स। तो करेक्ट आंसर होगा इसका जेम्स प्रिंसेप, है ना। इसी संबंधित डिटेल आपने पढ़ा भी होगा। फिर अगले प्रश्न संख्या 51 है। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चला है? विकल्प ये है नागार्जुन कोंड, विकल्प बी है अनुराधापुर, और विकल्प सी है ब्रह्मगिरी, और विकल्प डी है मास्की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अनुराधापुर। इससे संबंधित डिटेल आराम से आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 52 है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? विकल्प ये है ब्राह्मी, विकल्प बी है नंदनागरी, विकल्प सी है शारदा, और विकल्प डी है खरोष्ठी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका खरोष्ठी। इससे संबंधित डिटेल आप आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 53 है। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतया जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है? विकल्प ये है चक्रवर्ती, विकल्प बी है धर्मदेव, विकल्प सी है धर्मकीर्ति, और विकल्प डी है प्रियदर्शी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका प्रियदर्शी। इससे संबंधित डिटेल को आप आराम से पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 54 है। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? विकल्प ये है चंद्रगुप्त, विकल्प बी है अशोक, विकल्प सी है समुद्रगुप्त, विकल्प डी है हर्षवर्धन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अशोक, है ना। अगले प्रश्न में चलिए। प्रश्न संख्या है 55। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इसमें ऑप्शन है इन पर बढ़िया पालिश है, और फिर बी है ये अखंड है, और सी है स्तंभों का सैपर सुंडाकार है, और डी है ये स्थापत्य रचना के भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर ये स्थापत्य रचना के भाग है ना। तो ये चीज़ें इसमें नहीं कही गई है ना। इसका मतलब इसकी विशेषता नहीं है। संबंधित डिटेल आपने पढ़ भी लिया होगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 56 है। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? विकल्प ये है कालसी, विकल्प बी है रुमिनदेई, और विकल्प सी है विशिष्ट कलिंग राजा देश, और विकल्प डी है मास्की। तो करेक्ट आंसर है मास्की गुर्जरा से मिलते हैं ना। तो इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 57 है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक लेख में नाम उल्लिखित है? विकल्प ये है भाब्रू अभिलेख, विकल्प बी है 13वां शिलालेख, और विकल्प सी है रुमिनदेई स्तंभ लेख, और विकल्प डी है मास्की का लघु शिलालेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्की का लघु शिलालेख, है ना। इसे संबंधित डिटेल आप पढ़ लेंगे। और प्रश्न संख्या 58। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख हुआ है? विकल्प ये है गुर्जरा में, विकल्प बी है ब्रह्मगिरी में, विकल्प सी है अहरोरा में, और विकल्प डी है सारनाथ में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका गुर्जरा में। फिर अगला प्रश्न संख्या 59 है। अशोक का रुमिनदेई स्तंभ संबंधित है? विकल्प ये है
बौद्ध के जन्म से, विकल्प बी है बौद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से, और विकल्प सी है बौद्ध के प्रथम उपदेश से, विकल्प डी है बौद्ध के शरीर त्याग से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध के जन्म से। इसे तुम डिटेल को आराम से पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न संख्या है 60। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है कहाँ स्थित है? विकल्प ये है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, विकल्प बी है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, विकल्प सी है राजस्थान के जयपुर जिले में, विकल्प डी है बिहार के चंपारण जिले में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मध्य प्रदेश के दतिया जिले में, है ना। इससे संबंधित डिटेल को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 61 है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो करेक्ट ऑप्शन पहला है, ऑप्शन है मास्की का लघु स्तंभ, विकल्प बी है रोमनिंदेई स्तंभ लेख, और सी है बाभ्रू स्तंभ, और विकल्प डी है क्वीन स्तंभ। तो करेक्ट आंसर है ब्राभू स्तंभ, है ना। ब्राभू यानी कि बैराट स्तंभ लेख जो है अशोक ने स्वयं इसके बारे में बताया, तो उसको पढ़ लेना। फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। कालसी प्रसिद्ध है, विकल्प ये है बौद्ध चैत्य हेतु, और विकल्प बी है फारसी सिक्कों के कारण, विकल्प सी है अशोक के शिलालेखों के कारण, विकल्प डी है गुप्तकालीन मंदिरों हेतु। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अशोक के शिलालेखों के कारण। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अगले प्रश्न संख्या है 63। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति कहाँ मिली थी? विकल्प ये है नैनीताल, विकल्प बी है पौड़ी, विकल्प सी है टिहरी, विकल्प डी है कालसी। तो करेक्ट आंसर है कालसी, है ना। फिर अगले प्रश्न संख्या है 64। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षातियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? विकल्प ये है शिलालेख 1, विकल्प बी है शिलालेख 2, विकल्प सी है शिलालेख 12, और विकल्प डी है शिलालेख 13। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका शिलालेख 13, है ना। इसे संबंधित डिटेल को आराम से आप पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न संख्या 65 है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। विकल्प ऑप्शन ये है 13वें शिलालेख द्वारा, विकल्प बी है रोमनिंदेई स्तंभ लेख द्वारा, विकल्प सी है ह्वेनसांग के विवरण द्वारा, विकल्प डी है प्रथम लघु शिलालेख द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 13वें शिलालेख द्वारा, है ना। इसे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 66। अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? विकल्प ये है 13वां शिलालेख 13, और विकल्प ये है शिलालेख 13, विकल्प बी है शिलालेख 12, विकल्प सी है शिलालेख 11, और विकल्प डी है भाब्रू लघु शिलालेख। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प बी यानी कि शिलालेख 12। इसे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न संख्या 67 है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। विकल्प ये है 1 और 10 शिलालेख, और विकल्प बी है 1 और 11 शिलालेख, और विकल्प सी है 2 और 13 शिलालेख, और विकल्प डी है 2 और 14 शिलालेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 2 और 13 शिलालेख, है ना। इसे संबंधित डिटेल आराम से पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 68। निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है? विकल्प ये है चोल, विकल्प बी है पांड्य, विकल्प सी है सातियापुत, और विकल्प डी है सातवाहन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सातवाहन, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 69। निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। विकल्प ये है शिला अभिलेख फर्स्ट, और दूसरा है शिला स्तंभ अभिलेख 5, और तीसरा है शिला अभिलेख 9, चौथा है शिला अभिलेख 11। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिला अभिलेख फर्स्ट। वीडियो को पॉज करके अच्छे से व्याख्या पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 70 है। टालमी फिलाडेल्फस किसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे? कहाँ का शासक था बताना है। तो विकल्प ये है साइरोन, विकल्प बी है मिस्र, और विकल्प सी है मकदूनिया, और विकल्प बी है सीरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मिस्र। वीडियो को पॉज करके व्याख्या अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 71 है। अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? विकल्प ये है मिस्र, विकल्प बी है कोरिंथ, और विकल्प सी है मेसिडोनिया, और विकल्प डी है सीरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 72 है। निम्न में से किस राजवंश के शासकों से सुदूर देशों जैसी सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे? विकल्प ये है चोल, विकल्प बी है गुप्त, विकल्प सी है मौर्य, विकल्प डी है पल्लव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मौर्य, है ना। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 73। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकटा काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है?
विकल्प ये है सौह गौरा ताम्रपत्र, विकल्प बी है अशोक का रुक्मिणीदेवी स्तंभलेख और विकल्प सी है प्रयाग प्रशस्ति और विकल्प डी है चंद्र का मेहरौली स्तंभलेख। तो करेक्ट आंसर रहेगा इसका जो सौह गौरा ताम्रपत्र, करेक्ट आंसर है सौह गौरा ताम्रपत्र, है ना। इससे संबंधित डिटेल पढ़ लो। और फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 74 है। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन है अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण है कलिंग दक्षिण भारत को जाने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो सही उत्तर का मतलब चुनाव करो और बताओ इसमें कौन सा सही है। तो ऑप्शन ये है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है और बी है ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है और सी है ये सही है किंतु आर गलत है और डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये और आर दोनों सही है और उसका सही स्पष्टीकरण भी करता है ना। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या है 75 है। कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। तो कथन ये है कि मौर्यकालीन शासकों ने धार्मिक आधार पर भू अनुदान नहीं दिया था और इसका कारण है कि भू अनुदान के विरुद्ध कृषकों ने विद्रोह या इस तरीके से कि विद्रोह किया था, है ना। तो इसमें बताना है कि नीचे दिए गए कोड में क्या सही है। तो कोड दिया गया है कि ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है और बी दिया गया है ये तथा आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है और उसके बाद में फिर सी दिया गया है कि ये सही है परंतु आर गलत है। फिर उसके बाद में अगला दिया गया है कि ए गलत है आर सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि मतलब देखो मामला ये है कि ए सही है परंतु आर गलत है ना। अब इसको डिटेल से आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा ना। अगले प्रश्न संख्या है 76। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। विकल्प ये है अशोक, विकल्प बी है हर्षवर्धन, विकल्प सी है चंद्रगुप्त मौर्य और विकल्प डी है हेमू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इससे संबंधित डिटेल आराम से पढ़ सकते हो। फिर अगले प्रश्न पर प्रश्न संख्या 77 है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया। विकल्प ए है 4, विकल्प बी है 5, विकल्प सी है 6, विकल्प डी है 7। तो करेक्ट आंसर है 7। इससे संबंधित डिटेल को आराम से पढ़ लेना। हाँ, एक क्वेश्चन पूछे भी गए हैं तो ध्यान रखना। पूछे तो सारे क्वेश्चन गए हैं लेकिन वो ज़्यादा पूछे गए हैं उसके जो भी उसका मोस्ट एक्सपेक्टेड है ना। प्रश्न संख्या 78 है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी। विकल्प ये है अर्थशास्त्र, विकल्प बी है मुद्रा राक्षस, विकल्प सी है मेगास्थनीज की इंडिका और विकल्प डी है वायु पुराण। तो करेक्ट आंसर है मेगास्थनीज की इंडिका, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 79। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। विकल्प ये है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, विकल्प बी है अशोक के शिलालेख में, विकल्प सी है पुराणों में, विकल्प डी है मेगास्थनीज की इंडिका में। तो करेक्ट आंसर है इसका मेगास्थनीज की इंडिका में, है ना। फिर अगले प्रश्न बचेंगे। प्रश्न संख्या 80 है। मौर्य काल में टैक्सेस को छुपाने यानी टैक्स चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था। विकल्प ये है मृत्युदंड, विकल्प बी है सामानों की कुर्की यानी जब्ती, जो सामान वगैरह होते थे उसको मतलब जब्त कर लेना, इस तरीके से इसको बोलते हैं, और विकल्प सी है कारावास, विकल्प डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा मृत्युदंड, है ना। इसको आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ना तो समझ में आएगा बेहतर ढंग से। प्रश्न संख्या है 81, है ना। 81 है। वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है ना। विकल्प ये है दिव्यदान, विकल्प बी है अर्थशास्त्र, विकल्प सी है इंडिका, विकल्प डी है अशोक शिलालेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका इंडिका, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 82। निम्नलिखित में से कौन स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। विकल्प ये है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विकल्प बी है मेगास्थनीज की इंडिका और विकल्प सी है विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और विकल्प डी है अशोक का अभिलेख। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मेगास्थनीज की इंडिका, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 83। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। तो बस वही चीज़ें हैं इंडिका, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 84। इंडिका का मूल लेखक था तो मेगास्थनीज थे। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या है 85। इंडिका के लेखक कौन थे। अच्छा, क्वेश्चन बार बार इसलिए रिपीट हो रहा है कि इसके जो ईयर्स हैं ये जैसे ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं इसलिए, है ना। बाकी चीज़ें वही है तो इसको जान भी चुके होंगे, है ना। इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई और फिर वैसे MPPC फ्री में पूछा गया है तो ये भी वही बात है। फिर अगले प्रश्न में चलेंगे। प्रश्न संख्या है 87। वर्तमान नगर पालिका प्रशासन का कौन सा कार्य मौर्य काल से जारी है। विकल्प यह है नापतोल के बांटों का निरीक्षण, विकल्प बी है वस्तुओं की कीमतें निर्धारित करना और विकल्प सी है जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, विकल्प डी है शिल्पकारों का संरक्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, है ना। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न संख्या 88। मौर्य नरेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है।
है ना, बताना है उन्होंने विकास किया था। पहला इसमें 4-5 ये दिया गया कोड तरीके से, तो बताना है। पहले ऑप्शन को समझ लीजिए और देख लीजिए, इसमें तीन चीज़ें ए बी सी, मतलब ए बी छोड़ करके ए और सी और डी बातें सही है। जैसे कला, मतलब संस्कृति, कला एवं साहित्य, और उसके बाद में है प्रांतीय विभाजन और हिंदू कुश तक के साम्राज्य, है ना। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ना, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। फिर अगले प्रश्न संख्या 89 है, भाग एवं बलि थे। विकल्प ए है सैनिक विभाग, विकल्प बी है राजस्व के स्रोत, और विकल्प सी है धार्मिक अनुष्ठान, और विकल्प डी है प्रशासकीय विभाग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका राजस्व के स्रोत, है ना। उसके बाद में फिर इसको पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 90, मौर्य काल में भूमि कर्जों की राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था। विकल्प ये है अग्रोनोमई, और विकल्प बी है शुल्काध्यक्ष, और विकल्प सी है सीताध्यक्ष, और विकल्प डी है अक्राध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर है इसका सीताध्यक्ष। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 91 है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है। विकल्प बी है एक देवी, विकल्प बी है एक धार्मिक संप्रदाय, विकल्प सी है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, विकल्प डी है ऊसर भूमि। तो करेक्ट आंसर है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। वीडियो को अच्छे से पढ़ना। मैं एक बात थोड़ी सी और बता दूं, जो भी मतलब क्या कहते हैं कि वैदिक काल में मतलब सीता के जो खेती, जो जूते हुए खेत होते थे ना, उनकी जो नालियाँ होती थी उनको कहा जाता था, हाँ। तो चीज़ें इसको भी समझ लेना, हालांकि मैंने बताया भी होगा। और फिर अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 92 है, मौर्य मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था। विकल्प ये है समाहर्ता, विकल्प बी है व्यावहारिका, और विकल्प सी है अंतपाल, और विकल्प डी है प्रादेष्टा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका समाहर्ता, है ना। तो इसको आराम से पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन मौर्य योगीन अधिकारी नापतौल तौल मान का प्रभारी था। विकल्प ये है पौतवाध्यक्ष, और विकल्प बी है पणाध्यक्ष, और विकल्प सी है सीताध्यक्ष, और विकल्प डी है सुनाध्यक्ष। तो करेक्ट आंसर पौतवाध्यक्ष, है ना। वीडियो को पढ़ लेना पॉज करके। प्रश्न संख्या 94 है, पंकोदर्शन निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। विकल्प ये है पीने के पानी को गंदा करने पर, विकल्प बी है सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, और विकल्प सी है कूड़ा फैलाने पर, और विकल्प डी है मंदिरों को गंदा करने पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सड़क पर कीचड़ फैलाने पर, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्न संख्या है 95, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। विकल्प ये है वैशाली, विकल्प बी है नालंदा, विकल्प सी है तक्षशिला, और विकल्प डी है उज्जैन। तो करेक्ट आंसर है इसका तक्षशिला, है ना। वीडियो को पॉज करके इस व्याख्या को अच्छे से पढ़ना। फिर प्रश्न संख्या है 96, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे, इसमें बताना है ना। तो सही उत्तर चयन करिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि मतलब डी सही हो जाएगा 2 और 4, यानी कि धर्मस्थनीय और कंटक शोधन, है ना। ये चीज न्यायालय व्यवस्था थी, अस्तित्व में थी। वीडियो को अच्छे से पॉज करके पढ़ना, है ना। ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और बहुत इसकी व्याख्या जो है इंपॉर्टेंट है ना। प्रश्न संख्या 97, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीरगाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। विकल्प ए श्रमण, विकल्प बी है परिव्राजक, और विकल्प सी है अग्रहारिक, और विकल्प डी है मागध। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मागध। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 98 है, गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया। विकल्प ए है कुषाणों, विकल्प बी है द्रविड़ों ने, और विकल्प सी है आर्यों ने, विकल्प डी है मौर्यों ने। तो करेक्ट आंसर है मौर्यों ने, है ना। इसके संबंधी डिटेल आराम से पढ़ सकते हो। अगले प्रश्न संख्या 99 है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्याक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। विकल्प ये है कामसूत्र, विकल्प बी है मानव धर्मशास्त्र, और विकल्प सी है शुक्र नीतिसार, और विकल्प डी है अर्थशास्त्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित में से किसमें पुनर्विवाह वर्जित है। विकल्प ये है जातक, विकल्प बी है मनुस्मृति, विकल्प सी है याज्ञवल्क्य, और विकल्प डी है अर्थशास्त्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। प्रश्न संख्या 101 है,
विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था। विकल्प ये है। क्षत्रियों का विकल्प भी है। व्रात्य क्षत्रियों का, और विकल्प सी है वैश्यों का, विकल्प डी है शूद्रों का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका व्रात्य क्षत्रियों का, है ना। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न संख्या 102 है। निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए। तो ये कालक्रम बताना है। तो इसका कालक्रम बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, मतलब पहले मेगास्थनीज आए, उसके बाद में फाहियान आए, उसके बाद में जो है वैनसांग आए, फिर जो इसिंग आए, है ना। तो वीडियो को पढ़ लिया होगा अब तक। अगला प्रश्न संख्या 103 है। सूची इसमें दिया गया, इसको मैच करके बताना है ना। तो इसका सूची है ना। तो इसका करेक्ट आंसर पहले मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। ये का दूसरा यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य सेंड्रोकस, है ना, सेंड्रोकोटस। और उसके बाद में तीसरा यानी कि तीसरा मतलब बी का तीसरा हो जाएगा, नहीं बिंदुसार जो थे तो अमित्र, इनको क्या कहा जाता था, अमित्र घात से संबंधित थे। उसके बाद में पहले का जो भी चंद्रगुप्त मौर्य, इनके दरबार में कौन, तो इसको जो है विष्णुगुप्त, है ना, इससे संबंधित। और उसके बाद में चौथा चाणक्य जो है, इसको क्या, इनको मतलब क्या प्रियदर्शी, है ना, इस तरीके से जो प्रियदर्शी। अब इसको आराम से जैसे पढ़ लीजिए तो आपको बेहतर ढंग से समझ में आ जाएगा, है ना। और प्रश्न संख्या 104 है। अंतिम मौर्य सम्राट था। विकल्प ये है जालौक, विकल्प बी है अवंती वर्मा, और विकल्प सी है नंदीवर्धन, विकल्प डी है बृहद्रथ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बृहद्रथ, है ना। वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। फिर अगले प्रश्न संख्या 105 पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है कि पहला कथन है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। कथन दूसरा है अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव कर्णों ने की और उनसे राज सिंहासन हथिया लिया। और तीसरा का है मतलब कथन है आंध्र ने कर्णों राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था, है ना, पद से वंचित किया था, ऐसा बताना। तो कथन कौन सा इसमें सही है, तो इसका कथन मतलब तीनों सही है ना। अब इसको पढ़ लेना अच्छे से। फिर अगले प्रश्न संख्या 106 है। ईस्वी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। तो इसका पहले मतलब कूट दिया गया है महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन। तो इसका सही हो जाएगा कि मतलब दूसरा और तीसरा, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, है ना। वीडियो को अच्छे से पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। इसका पॉज करके 107 है। प्रश्न संख्या 107 है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह था। विकल्प ये है चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प बी है अशोक, विकल्प सी है रुद्रदामन, विकल्प डी है स्कंदगुप्त। करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। फिर ये इसको अगला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 108 है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक ने दोनों का उल्लेख मिलता है, मतलब कौन सा अभिलेख है। गौतमी पुत्र सातकर्णी की नासिक प्रशस्त्री अभिलेख, और विकल्प बी है कि महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, और विकल्प सी है अशोक का गिरनार अभिलेख, और विकल्प डी है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, है ना। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न संख्या 109 है। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है। विकल्प ये है महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, विकल्प बी है गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, और विकल्प सी है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, और विकल्प डी है उपरोक्त में से किसी का नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। वीडियो को पॉज करके अच्छे से पढ़ लेना, है ना। प्रश्न संख्या 110 है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। विकल्प ये है बराबरी पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं, विकल्प बी है 3 गुफाओं के दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, और विकल्प सी है ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं, विकल्प डी है ये अभिलेख ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के हैं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि ये अभिलेख ईसा पूर्व की 6वीं शताब्दी के हैं, है ना। तो ये बराबर की पहाड़ियों में ऐसा बात नहीं है ना। इसको क्योंकि ये 6वीं शताब्दी की नहीं है, इसको पढ़ लेना तो वीडियो को अच्छे से, है ना। फिर अगला प्रश्न संख्या 111 है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है ना, लोथल, या फिर इसमें एनशियंट डायार्क, और उसके बाद में है दूसरा है सारनाथ, तो फर्स्ट सरमन ऑफ बुद्ध, और उसके बाद में तीसरा है राजगीर
लायन कैपिटल ऑफ अशोक, और उसके बाद में चौथा है नालंदा, तो ग्रेट सीट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग, है ना। नीचे दिए गए कोड में बताना है इसका सही क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दो, मतलब एक दो तथा चार, है ना, सही है। मतलब लोथल जो है एना जो पहला है, मतलब डाकयार्ड यानी बंदरगाह लोथल पे है ना। और उसके बाद में जो फर्स्ट शमशान ऑफ बुद्ध, ये भी सही बात है ना। और जो नालंदा ग्रेट सीट, ये भी सही बात है। तो ये चीज़ें इसमें हैं, मैंने अच्छे से बताया। जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने व्याख्या इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती, और टाइमिंग का बहुत ही, समझ लो क्या कहते हैं, बहुत ही देर में मैंने वीडियो बनाया, काफ़ी हद तक बिजी था, है ना। तो इसलिए मैंने कोशिश ये इतना ही किया है कि किसी न किसी माध्यम से आपको मैं अच्छे से, मतलब जो भी मतलब मैंने बताया है ना, टॉपिक दिए हैं उसको मैं कवर अप करूँ। एटलीस्ट हिस्ट्री का पूरा सेक्शन हो ही जाए, उसके बाद में मैं अगला सेगमेंट उठा लूँगा, है ना। जैसे ही प्राचीन इतिहास खत्म होगा तुरंत मैं मॉडर्न पे चला जाऊँगा, मेडिवल पे नहीं जाऊँगा। तो चैनल में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो जल्द ही आएगी, तब तक के लिए वेट कीजिए। इसको आप पढ़िए, पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना उसमें डली हुई है, तो उसमें और सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आपको जुड़ने से इसमें क्विज़ेस और टेस्ट वगैरह दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और सारी स्टडी मटेरियल को प्रोवाइड कर सकते हो, है ना। तो इससे आपको बेहतर ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो यही चीज़ें हैं, आप अपना सहयोग दीजिए, और कोई भी चीज़ें हैं तो उसको मैं लाऊंगा, है ना। धन्यवाद। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्थान क्लासेज के संस्थापक अंबुज की तरफ से आप सभी को सफल होने की अग्रिम शुभकामनाएं।